इंटीग्रेशन के कुछ और फॉर्मूलाज आप लोगों ने लिखा था। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। आप लोगों ने लिखा था डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स। जब हमने डेरिवेटिव पढ़ा था तब हमने tan x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या लिखा था, सेकेंड स्क्वायर x। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू tan x। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। जब आप लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ा था e रेज़ टू पावर x का, क्या था, e रेज़ टू पावर x। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x। क्लियर जी। अच्छा, अब इनको एक एग्जांपल में अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए मुझे सॉल्व करना है इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 5 साइन x प्लस 7 e रेज़ टू पावर x प्लस 8 सेकेंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो आंसर क्या आएगा। फर्स्ट रूल वही है कि जो टर्म्स कॉन्स्टेंट्स हैं वो हम इंटीग्रेशन से बाहर रखते हैं। एंड साथ के साथ हमें ये ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर 4 टर्म्स हैं। इन 4 टर्म्स का इंटीग्रेशन हमें अलग अलग करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन ऑफ 3x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू साइन x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7 इंटू e रेज़ टू पावर x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 8 इंटू सेकेंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स। यहाँ पर dx को मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा, 3 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। x की पावर 1 है, नॉट इक्वल टू -1, तो ये इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 5 एज सच। साइन x इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन जो हमने अभी पढ़ी वो कितनी है, माइनस कॉस एक्स। यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस 7 फिर से इंटीग्रेशन से बाहर e रेज़ टू पावर x इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन कितनी है, e रेज़ टू पावर x। तो 7 इंटू e रेज़ टू पावर x प्लस 8 सेकेंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या थी, 10x। ये वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करके कितनी आ जाएगी, 10x। जिसका मतलब हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर बाय 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 cos x प्लस 7 इंटू e रेज़ टू पावर x प्लस 8 tan x। सॉरी, मेरे पे यहाँ गलती हो गई, आई शुड राइट डाउन हियर x, 8 tan x। क्लियर जी। अब जिस तरह से हमने चेन रूल पढ़ते हुए एक जुगाड़ पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास ax प्लस b रेज़ टू पावर n का डेरिवेटिव हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं इसे कैसे सॉल्व करता था, पहले पूरा फॉर्मूला लगा लीजिए। उसके बाद हमने कहा था कि x के कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या है, a, तो यहाँ पर a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मीन्स हमने कहा था हमारा आंसर ये बन जाएगा। अब इसी रिजल्ट को जब इंटीग्रेशन में अप्लाई करना हो तो ध्यान क्या रखना है कि जो हम कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे यहाँ पर कॉफिशिएंट के साथ डिवाइड किया जाएगा। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, ax प्लस b रेज़ टू पावर n की इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। ये कितना हो जाएगा, ax प्लस b रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ x। x के कॉफिशिएंट के साथ यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। x का कॉफिशिएंट कितना है, a, इनकी डिवाइडेड बाय a। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें सॉल्व करना है 2x प्लस
3 को मल्टीप्लाई बाय dx, इसको पूरी को इंटीग्रेट करना है। अब मैं पहले तो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। कैसे? आई विल राइट डाउन 2x प्लस 3 2 + 1 अपॉन 2 + 1। अब मुझे x के कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करना है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 2 के साथ डिवाइड कर देना है। 3 2 6 means 2x plus 3 upon 6 is the required answer. Same concept can be applied while solving sin ax plus b into dx. इसको इंटीग्रेट करना है। sin x की इंटीग्रेशन क्या थी? माइनस cos x, तो ये माइनस cos ax plus b हो जाएगा डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। वंस अगेन कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे कितना है? a। चलिए अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास है sin 3x plus 4 into dx। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। sin x की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस cos 3x plus 4 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 3, तो इसे 3 से डिवाइड कर देंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रल। हमने जो अभी तक पढ़ा एक्चुअली वो सारा इंडेफिनिट इंटीग्रल ही था। हमने ये डिफाइन ही नहीं किया कि x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है। इस तरह की सिचुएशंस में मैथमेटिकली हमें एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास इंटीग्रेशन है x⁵ into dx की। यहाँ पर मैंने x की लिमिट्स नहीं मेंशन की, डेफिनेट वैल्यू x की नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल। जब इसको सॉल्व करते हैं तो मैथ्स में सॉल्व करते हुए हम इंटीग्रेशन लिखने के बाद, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद प्लस c लिख देते हैं, वेयर c रिप्रेजेंट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इनफैक्ट मैंने पीछे जितनी भी एग्जांपल्स करवाई हैं उन सभी में हम एंड में प्लस c लिख सकते थे, जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। बट आपके मन में आएगा इसकी जरूरत क्या है। मैं इसको डेरिवेटिव लेके दिखाता हूं, आपको समझ आएगा कि इसका जो डेरिवेटिव है यही x⁵ बनेगा। हम d/dx of x⁵ upon 6 plus c, where c is some constant। डेरिवेटिव जब हम सॉल्व करेंगे तो प्लस का साइन आ गया, टर्म्स अलग अलग हो जाएंगी। सेकंड जो टर्म है इसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट आएगा। एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। जब इसको सॉल्व करेंगे 1/6 बाहर आ गया कांस्टेंट, पावर आगे 6 into x⁵ माइनस 1। ये 6 और 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा x⁵ प्लस 0 मीन्स x⁵5। मीन्स अगर हम सिर्फ इतना फॉर्मूला लिखते हैं, अगर हम सिर्फ एक्सप्रेशन को ऐसे लिखते हैं x⁵n+1 upon n+1, तो हमें ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि यहाँ पर कांस्टेंट है या नहीं। यहाँ पे कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं, तो उसको कवर अप करने के लिए जनरली मैथमेटिक्स में यहाँ पर एक c लिख दिया जाता है विच रिप्रेजेंट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बट फिजिक्स में इसकी जरूरत ना के बराबर पड़ती है, इसी वजह से मैंने इसको कहीं पे भी नहीं लिखा। आप चाहो तो जितने भी फॉर्मूले, जितने भी न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स हमने अभी की हैं उन सभी में आप लास्ट में प्लस c लिख सकते हो। अब नेक्स्ट वी हैव ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, जैसा हमने कहा था कि जो इंटीग्रेशन है इट इज जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। अगर आपको याद हो, जब हमने
डेरिवेटिव को डिस्कस किया था, डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग लिया था, तो हमने ए और बी 2 पॉइंट से शुरू करते हुए एक यहाँ पे कोड बनाई थी, फिर बी पॉइंट को पास लाते लाते कहाँ पहुंचे थे, ए पॉइंट पे। यानी कि हम बी को कम करते करते ए पॉइंट तक पहुंचे थे। फिर हमने कहा था कि जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू dy बाय dx। इंटीग्रेशन इसका रिवर्स है। इंटीग्रेशन में हम एक छोटे से हिस्से से शुरू करेंगे और उसको बढ़ाते बढ़ाते a से b तक पहुंच जाएंगे। मतलब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसके लिए जो ग्राफ है वो इस तरह से आ रहा है। a पॉइंट corresponds to x1 and b पॉइंट corresponds to x2। इन दोनों के बीच में, a और b के बीच में मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया x, ठीक है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हम लोग फार्मूले से यानी कि फंक्शन से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी होगी, y। अब x से थोड़ा सा आगे मूव कर गए, x से थोड़ा सा आगे, बहुत स्मॉल, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल, इतना थोड़ा, ठीक है। dx is so small, dx is so small that we can assume very comfortably, we can assume y remains same, y की वैल्यू चेंज नहीं होती। dx इतना छोटा है कि हम मान सकते हैं कि y की वैल्यू चेंज नहीं होती। हम x से कहां पे गए, x प्लस dx। देखने में ये अप्रोक्सीमेशन आपको अजीब सी लग सकती है, बट दिस इज वेरी टेस्टेड रिजल्ट, 100% एप्लीकेबल है। बिल्कुल ध्यान रखिए, मन में बसा लीजिए, ठीक है। तो अब हम x प्लस dx तक गए और इधर वैल्यू कितनी हो गई, y रिमेन सेम। अब देखिए ये एक स्ट्रिप बन गई। ये इस पतली सी स्ट्रिप का अगर मुझे एरिया लिखना हो तो वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, dx। ये लेंथ मेरे पास कितनी है, y। मैंने कहा y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, आपको इसे ट्रेपेजियम नहीं मानना है। तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हो गई। इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का अगर मुझे एरिया लिखना हो तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू dx। dA रिप्रेजेंट वेरी वेरी स्मॉल एरिया, वेरी वेरी स्मॉल एरिया, ठीक है। ये जो एलिमेंट, ये जो स्ट्रिप आई इसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री स्ट्रिप। इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया कितना हो गया, dA। अब अगर मैं इस तरह की कई हजारों लाखों करोड़ों एलिमेंट्री स्ट्रिप्स लूं जगह जगह पे, तो और उन सभी स्ट्रिप्स के एरिया को ऐड कर दूं, एक स्ट्रिप यहाँ पे ली, एक उसके आगे, एक उसके आगे, ऐसे कई लाखों करोड़ स्ट्रिप्स लूं, उन सभी के एरियाज को ऐड कर दूं, तो मेरे पास एरिया अंडर ग्राफ आ जाएगा। मींस अगर मैं इस स्ट्रिप के एरिया को बढ़ाता बढ़ाता x1 तक पहुंच जाऊं, एक तरफ से x1 की तरफ, दूसरी तरफ से x2 तक पहुंच जाऊं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया अंडर कर्व। अब देखो, जब हमने इंटीग्रेशन ली थी तभी हमने यही किया था, y इंटू dx। हमने यही इंटीग्रेशन ली थी। रिकॉल करवाता हूं, मान लीजिए हमने लिखा y इज इक्वल टू साइन x, तो हमने लिखा था y इंटू dx इज इक्वल टू साइन x इंटू dx। फिर हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया था, साइन x की इंटीग्रेशन क्या आई थी, माइनस ऑफ cos x। सेम इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। यहाँ पर भी y इंटू dx एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मुझे देगा एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। आपको याद रखना है इंटीग्रेशन का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, इट इज एरिया अंडर ग्राफ। अब ग्राफ में एरिया कहां से कहां तक लेना है, हमें जो लिमिट्स हैं वो लेनी पड़ेंगी x1 से लेकर x2 तक। शुरू कहां से करना है, x1 से, और खत्म कहां पे करना है, x2 पे। यहां से शुरू करना है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और यहां पे खत्म करना है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर एंड अपर लिमिट्स इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर लिखी जाती हैं। एरिया अंडर ग्राफ A इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx।